बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम स्कीमास। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर लेवल के अंदर स्कीमास होते हैं। एक्सटर्नल लेवल के अंदर एक्सटर्नल स्कीमास होंगे। अब ये जो एक्सटर्नल स्कीमास हैं ये मल्टीपल भी हो सकते हैं और इन्हें सब स्कीमास भी कहा जाता है। ओके, देयर कुड बी मल्टीपल स्कीमास पर डाटाबेस। एक्सटर्नल स्कीमास जो होते हैं ना, दे विल कंसर्न विद इंडिविजुअल यूजर्स आर यूज़र ग्रुप्स। ओके, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्कीमास क्रिएट करते हैं। दूसरा जो स्कीमा हमारे पास आता है दैट इज़ कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है? कंसेप्चुअल स्कीमा कंटेन करता है, या आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करता है ऑल द एंटिटीज़ ऑफ योर डेटाबेस। आपके जो भी एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं, उन एंटिटीज़ में जो रिलेशनशिप्स हैं, और फिर जो आप लोग कंस्ट्रेंट्स अपने डेटाबेस में यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं ये अंडर द कंसेप्चुअल स्कीमा आती हैं। फिर पीछे डायग्राम में मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि कंसेप्चुअल स्कीमा जो होता है वो पर डेटाबेस सिंगल होता है। एक डेटाबेस में आपके पास एक ही कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। ओके, तो अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेस हैं, 10 डेटाबेस हैं, तो आपके पास हर डेटाबेस में एक एक कंसेप्चुअल स्कीमा होगा। हर डेटाबेस का अपना कंसेप्चुअल स्कीमा होगा, मतलब 10 कंसेप्चुअल स्कीमा होंगे आपके पास। लेकिन जब व्यूज़ की बात आती है, ये क्या नाम है, एक्सटर्नल व्यूज़ की बात आती है, एक्सटर्नल स्कीमा की बात आती है, तब आप कह सकते हैं कि पर डेटाबेस यू हैव मल्टीपल व्यूज़। ओके, यू हैव मल्टीपल स्कीमास। थर्ड स्कीमा जो हमारे पास आता है दैट इज़ इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा क्या होता है? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल मॉडल, हाउ फिजिकली योर डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ओके, फिर यहाँ पे देखिए तो ये बात बता रहे हैं कि इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड। जो सी का हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था वो बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द डाटा फील्ड्स, जो डाटा टाइप्स वहाँ पे यूज़ हो रही थी कि आपका जो डाटा है वो इन टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, एंड इंडेक्सेस एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स यूज्ड, कि कौन सा स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। फिर इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा में ये बात जो है ये आप कह सकते हैं कि कॉमन है कि पर डेटाबेस यू हैव सिंगल कंसेप्चुअल स्कीमा एंड यू हैव सिंगल इंटरनल स्कीमा। ओके, लेकिन जब एक्सटर्नल स्कीमा की बात आती है तो यू हैव मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमास। है मैपिंग्स। तो मैपिंग्स क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो थ्रू मैपिंग होगी। ओके, कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो फिग देखी थी उसमें क्या था कि एक्सटर्नल व्यूज़ के बाद हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू आ रहा था कि हमारे पास टॉप नंबर था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल पे हमने कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल पे आ रही हैं यहाँ पे, कि ये सारी चीज़ें जो हैं फिर हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल पे आ रही हैं और फिर इंटरनल लेवल पे भी ये मैप हो रही हैं। तो ये जो इनके दरमियान इंट्रैक्शन है, इन तीनों लेवल्स के दरमियान, ये किस तरह हो रही है? ये मैपिंग के थ्रू हो रही होती है। ओके, बेसिकली जो हमारा DBMS होता है ना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको यही बात मिलेगी कि DBMS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा। ओके, फिर यहाँ पे दूसरी बात जो की जा रही है, जैसा कि मैंने पीछे भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि कंसेप्चुअल स्कीमा में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्सटर्नल स्कीमा कंटेन करता है। एक्सटर्नल स्कीमा में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो आपके कंसेप्चुअल स्कीमा पे आके मैप ना होती हो। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एक्सटर्नल स्कीमा पे मैप नहीं हो रही, या आपका एक्सटर्नल कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो उसको कंटेन नहीं करता, इट मीन कि वो आपके डाटाबेस में इम्प्लीमेंटेड नहीं है या नहीं हो भी नहीं सकती। ओके, उसके बाद आपके पास आती हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग। First one is conceptual internal mapping and second is external conceptual mapping. Okay, तो पहले देखते हैं कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग क्या होती है। कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग जो है नाम से ही जाहिर हो रहा है, बेसिकली ये कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल्स को मैप करती है। ओके, This mapping enables the DBMS to find the actual record or combination of records in physical storage that constitute a logical record.
अच्छा, तो इसमें ये हो सकता है कि आपके जो कंसेप्चुअल लेवल पे इंटिटीज़ नेम हैं वो आपने कुछ और दिए हैं, और जो इंटरनल लेवल पे आपके इंटिटीज़ नेम हैं वो आपने कुछ और असाइन किए हुए हैं। फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स नेम हैं वो कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ और हैं, और इंटरनल लेवल पे फिर आपने कुछ और उनको नेम असाइन किए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि जो आपने ऑर्डर कंसेप्चुअल लेवल पे यूज़ किया है वो ऑर्डर आपने इंटरनल लेवल पे फॉलो नहीं किया। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, फिर ये इन लेवल्स में जो डिफरेंसेस होते हैं ये कौन हैंडल करता है? कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। ओके, तो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग का बेसिक जो कंसर्न है ये यही है कि आपके जो कंसेप्चुअल लेवल पे आपका जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको, जो रिकॉर्ड लॉजिक का रिकॉर्ड है उसको आपने कैसे मैप करना है इंटरनल मैपिंग पे जो रिकॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। तो एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग इज़ कंसर्न विद एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल्स, कि इनके दरमियान मैपिंग कैसे करनी है। कि बेसिकली यहाँ पे DBMS कैसे वर्क करता है, यहाँ पे DBMS देखता है कि जो एक्सटर्नल व्यूज़ हैं वहाँ पे जो नेम्स यूज़ हो रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है उसको कैसे मैप करना है विद कंसेप्चुअल लेवल इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली 3 लेवल आर्किटेक्चर में 2 टाइप्स ऑफ मैपिंग्स हैं जो 3 लेवल्स को आपस में मैप करने के लिए यूज़ होती हैं। ओके, डेटाबेस में हमारे पास कुछ इंस्टेंसेस होते हैं। देखते हैं कि डेटाबेस में हम किन टर्म्स को इंस्टेंसेस कहते हैं। फर्स्ट टर्म जो आती है इसमें हमारे पास दैट इज़ डेटाबेस स्कीमा। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि डाटा इज़ समथिंग एल्स एंड डाटा डेफिनेशन इज़ समथिंग एल्स। डाटा डेफिनेशन क्या है हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है। अब एम्प्लॉय के टेबल के लिए हमारे पास कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, इंटरेस्टेड एट्रीब्यूट्स, जो हम लोगों ने अपने डाटाबेस में इम्प्लीमेंट करने, जिसमें एम्प्लॉय का नंबर हो सकता है। अब एम्प्लॉय नंबर की एक डाटा टाइप होगी हमारे पास हमारे डाटाबेस में, वो हम मेंशन करेंगे कि हमारा एम्प्लॉय नंबर इन टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा, जो भी डाटा टाइप है इन टाइप का होगा। ओके, नेम होगा, फिर टेक्स्ट इसमें आ जाएगा, इसके डाटा टाइप आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ डेट आ जाएगी, इसमें सैलरी जो है फ्लोट टाइप की हो जाएगी क्योंकि इसमें पॉइंट्स वगैरह यूज़ होंगे। क्या है ये, हम उस डाटा की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। समटाइम इसे हम इंटेंशन भी कहते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ में हम ये जो है स्ट्रक्चर जो है अपने डाटा का, अपनी एंटिटी का, ये हम उस टाइम बताते हैं। मोस्टली ये स्टैटिक रहता है क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम अपने डाटा में कुछ चेंजेस करें या डेटाबेस में कुछ चेंजेस करें, क्योंकि हमने अपना फ्यूचर को पहले से प्लान किया होता है, अपने डाटा को बहुत देख सुन के हमने प्लान किया होता है। तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम अपने इम्प्लीमेंटेड डाटा को फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हों। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज़ डेटाबेस इंस्टेंस। अब डेटाबेस स्कीमा में हमने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर बनाया, एक डाटा की डिस्क्रिप्शन दी। अब ये जो स्ट्रक्चर है एम्प्टी स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक टेबल है और उसमें क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, 3 एट्रीब्यूट्स लेट्स सपोज मैं बना रहा हूँ उस टेबल में, और ये एम्प्टी है बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह आप स्टाफ वाला भी देखें ना, तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। ओके, इसमें अभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं ऐड हुआ कि कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, 5 का है, 100 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, 1000 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये ब्लैंक है बिल्कुल टेबल। ओके, दैट इज़ डाटा डेफिनेशन। अभी हम आगे आ रहे हैं डेटाबेस इंस्टेंस पे। डेटाबेस इंस्टेंस पे जब आए तो हमने डाटा इस टेबल में क्या करना है, डाटे को पुट करना है, रिकॉर्ड को पुट करना है। ओके, अब डेटाबेस रिकॉर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि टेबल को फिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 डिफरेंट पर्सनस का, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड पड़ा है। अब ये रिकॉर्ड क्या है हमारे पास, डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, अब एक बात मैंने ऊपर कही थी यहाँ डेटाबेस स्कीमा में कि ये स्टैटिक होता है, बहुत कम होता है कि हम इसमें कोई चेंज करें, है ना। लेकिन डेटाबेस इंस्टेंस में चेंजेस जो है बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड हो सकता है। हम बहुत आज हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, कल हमारे पास
200 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो इससे भी ये भी हो सकता है कि कोई 1-2 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड में चेंजेस हो रहे हैं, डेटाबेस इंस्टेंस में चेंजेस हो रहे हैं, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। अच्छा, डेटाबेस इंस्टेंस के लिए एक और टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ एक्सटेंशन और स्टेट ऑफ द डेटाबेस। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि डाटा डेफिनेशन क्या है और डाटा इट्सेल्फ क्या है। तो होपफुली अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, फिर भी इसे मैं अभी समराइज़ कर देता हूँ। डाटा डेफिनेशन जो है ना, दैट इज़ कंटेनर। ओके, जिस तरह मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ डेली लाइफ में, तो ग्लास क्या है हमारे पास, एक कंटेनर है। अब ग्लास में क्या हो सकता है, पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो पानी या दूध जो है, जब ये ग्लास में फिल हुआ तो ये क्या हो गया, डाटा इटसेल्फ। ओके, इसी को अगर मैं डाटाबेस से रिलेट करूं तो स्टूडेंट का टेबल है हमारे पास, वहाँ स्टूडेंट के टेबल में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट है। तो ये क्या हो गया, डाटा डेफिनेशन। तो इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, जिस तरह स्टूडेंट अली है, बिलोंग करता है इस्लामाबाद से, रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसका कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो ये क्या है, डाटा इटसेल्फ, ये डाटा इंस्टेंस में आता है। डाटा इंस्टेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ये देखें कि आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जब आप टेबल को फिल आउट करते हैं ना, तो फिर आप ये देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कि आपके डाटा में, आपके रिकॉर्ड में, आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। दैट्स कॉल्ड डाटा बेस इंस्टेंस। ओके, अभी होपफुली आपको ये दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज़ डाटा इंडिपेंडेंस। तो जो हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम था, उसमें हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया कि उसकी लिमिटेशन क्या थी, कि उसमें प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी थी, कि अगर हम किसी एक चीज़ में चेंजेस कर रहे थे तो बाकी भी पूरे प्रोग्राम में चेंज हो रहा था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने कहा कि हम अपना इस सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस में। तो इसके लिए हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर देखा, जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंसी वाली। तो इस आर्किटेक्चर के थ्रू हमारे पास 2 तरह के प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस आते हैं। तो पहली जो हमारे पास टाइप आ रही है, दैट इज़ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिक जो टर्म है ये हमने कंसेप्चुअल के लिए भी यूज़ की थी। तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई चेंजेस कंसेप्चुअल लेवल पे किए जाते हैं तो जो व्यूज़ वाली हमारे पास लेयर आ रही है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसे बाय डेफिनेशन देखें तो द इम्यूनिटी ऑफ द एक्सटर्नल स्कीमास टू चेंजेस इन द कंसेप्चुअल स्कीमा, कि अगर कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो इम्यूनिटी मीन कि ये चीज़ लागू नहीं होती कि वो एक्सटर्नल स्कीमा में भी चेंज करे। ओके, अब हम ये बात कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल लेवल पे अगर कोई चेंज होता है तो कंसेप्चुअल लेवल पे क्या चेंज हो सकता है, यही चेंज हो सकता है, कोई एक एंटिटी ऐड हो सकती है ना। कि मीन अगर पहले आपका एक टेबल था, अब आपने एक और एंटिटी ऐड की, तो अब आपका एक टेबल और ऐड हो गया है। ओके, तो अब अगर आप एक नया टेबल ऐड कर लेते हैं और जो एक्सटर्नल व्यूज़ हैं आपके पास, जहाँ पे उनकी ये जो नई एंटिटी आपने ऐड किया, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, जिन व्यूज़ में इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेंगे, है ना। लेकिन अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर आपने एक ऑलरेडी जो एंटिटी आपके पास मौजूद है वहाँ से कोई एट्रीब्यूट डिलीट कर दिया या ऐड कर दिया, तो जिन जिन व्यूज़ में वो एंटिटी शो हो रही है वहाँ पे तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा ना। वहाँ वो चीज़ जो है वो आपको वहाँ पे डिसेबल या फिर न्यू जो भी ऑप्शन ऐड कर रहे हैं वो चीज़ आपको वहाँ पे शो करवानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके,
सेकंड जो टर्म हमारे पास आती है दैट इज़ फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिज़िकल टर्म जो है हमने जब यूज़ की थी, ये किसके साथ हमने यूज़ की थी? इंटरनल के साथ हम लोगों ने ये टर्म यूज़ की थी। तो बाय डेफिनेशन इसे देखते हैं तो द इम्यूनिटी ऑफ द कंसेप्चुअल स्कीमा टू चेंजेस इन द इंटरनल स्कीमा। इम्यूनिटी का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया कि लागू नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि अगर इंटरनल स्कीमा में कोई चेंज हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज जो है हम कंसेप्चुअल स्कीमा में भी करें। कंसेप्चुअल स्कीमा इज़ इंडिपेंडेंट। इंटरनल स्कीमा में चेंज हो रहा है, होता रहे, कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंज नहीं होगा। ओके, अब इंटरनल स्कीमा में जब हम बात कर रहे हैं कि चेंज होगा, तो इंटरनल स्कीमा में क्या चीज़ चेंज हो सकती है? लेट्स सपोज कि आपकी फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स क्या हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लें कि अगर फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक में कोई चेंज होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कंसेप्चुअल स्कीमा पे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपका DBMS जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ को हैंडल करेगा। बाकी जो हमने अभी पीछे जो टेक्निक्स दो पढ़ी थी, क्या नाम है, दो मैपिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी कि वो किस तरह लेयर्स के दरमियान मैपिंग कर रही हैं, तो वो जो मैपिंग है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर एक लेयर में चेंज हो रहा है तो दूसरी लेयर इफ़ेक्ट नहीं हो रही। ये मैपिंग इस चीज़ को क्या नाम है, हैंडल कर रही है। ओके, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप अपना इंटरनल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका डाटा जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। अब आपने जो हार्ड ड्राइव लगाई हुई थी वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, अभी आप उसको क्या नाम है एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डिवाइस चेंज करेंगे। तो अभी आप अगर डिवाइस चेंज कर रहे हैं तो इट डज़ंट मीन कि आपने पूरे डाटाबेस में कंसेप्चुअल स्कीमा में भी चेंज करना होगा। आपने जस्ट डिवाइस को रिप्लेस करना है तो आप डिवाइस ही रिप्लेस करें, उसका दूसरी लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये दो हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंसीज़ हैं, और जैसे कि मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फिसाइज़ कर रहा हूँ कि ये हमें क्या 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी एक लेयर में हम चेंज करते हैं तो दूसरी लेयर इफ़ेक्ट नहीं होती। ओके, तो अभी तक जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, ये अगर ये डायग्राम आप देखें तो आपको सारी बातें यहाँ से क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से हमें प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंट जो है वो फैसिलिटेट हो रही है। यहाँ पे एक्सटर्नल स्कीमास, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सटर्नल स्कीमास जो हैं मल्टीपल हो सकते हैं। जितने आपके यूज़र्स होंगे उतना आपके एक्सटर्नल स्कीमास होंगे। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जितने भी एक्सटर्नल स्कीमास हैं वो सब मैप हुए होने चाहिए कंसेप्चुअल स्कीमा पे। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा कोई भी एक्सटर्नल व्यू नहीं हो सकता जो आपके कंसेप्चुअल स्कीमा पे मैप ना हुआ हो। अगर वो कंसेप्चुअल स्कीमा पे मैप नहीं हुआ इट मीन्स कि वो आपके डेटाबेस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपके सब जो एक्सटर्नल स्कीमास हैं दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम कंसेप्चुअल स्कीमा। ओके, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमने दो मैपिंग्स जो स्टडी की हैं, वो दोनों मैपिंग्स के आपके यहाँ पे इस लेवल पे कौन सी मैपिंग काम करेगी? एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग के एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेयर के दरमियान, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेयर के दरमियान ये मैपिंग काम करेगी कि अगर कंसेप्चुअल में जहाँ पे जिस हद तक चेंजेस होनी चाहिए दैट मैपिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो चेंज उसी लिमिट तक रहे, उससे ऊपर ना जाए। ओके, और यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास कौन सी मैपिंग आ रही है? कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। यहाँ पे कि आपके कंसेप्चुअल और इंटरनल के दरमियान जो भी जहाँ पे भी जिस लिमिट तक चेंज हो रहा है ये मैपिंग जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि उस चेंज को उसी तक लिमिट रखे उसकी। ओके, मे बी अभी इस लेवल पे आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो रहा होगा कि एक लेयर में अगर चेंज करते हैं तो दूसरी लेयर में चेंज हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन कोर्स में जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे आप लोगों को ये चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि ये जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर हमें कितना इम्पॉर्टेंट फ़ीचर प्रोवाइड कर रहा है कि अगर हम एक लेयर में चेंज करते हैं तो दूसरी लेयर जो है अनइफेक्टेड रहती है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।